हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकाउंट्स वाला चैनल। क्लास 12th मॉर्निंग एंड इवनिंग बैच सफलता टेस्ट डे 6। तो डे 6 में मॉर्निंग और इवनिंग बैच में जो भी इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन आया था आज हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मॉर्निंग बैच से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का था, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज नॉट एसोसिएट विद द गोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। यानी कि नॉट एसोसिएट यानी इकोनॉमिक प्लानिंग का इनमें से कौन सा एक गोल नहीं है या नहीं था। इंश्योरिंग इक्विटेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ या प्रमोटिंग इंपोर्ट ऑफ लग्जरियस गुड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़े थे देयर आर 4 गोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, जिसमें क्या था, इक्विटेबल स्टैंडर्ड था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था, इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ भी था, इंपोर्ट ऑफ लग्जरियस गुड्स नहीं था। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर इंडिपेंडेंस इन ऑर्डर टू ब्रिंग इक्विटी इन द एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म या पॉलिसीज वर इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट दैट इंक्लूड। यानी कि इक्विटी लाने के लिए किसमें, यानी एग्रीकल्चर में इक्विटी लाने के लिए जो लैंड रिफॉर्म किया गया था उनमें कौन सा शामिल था। अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ग्रीन रिवोल्यूशन, लैंड सीलिंग, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 1 and 3 या ओनली 1, 2 and 3। तो हम लोग को पता था कि लैंड रिफॉर्म में हम लोग क्या किए थे, लैंड रिफॉर्म में हम लोग किए थे अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम को खत्म किए थे और लैंड सीलिंग किए थे। लैंड सीलिंग का मतलब मैक्सिमम हम लोग फिक्स कर दिए थे कि कोई भी इंडिविजुअल मैक्सिमम इतना लैंड ही ओन कर सकता है, उससे ज़्यादा जिसका भी लैंड होगा गवर्नमेंट उसको उससे छीन के और गरीबों में बांट देगा, जिससे इक्विटेबल सस्टेन रहेगा। ग्रीन रिवोल्यूशन लैंड रिफॉर्म का पार्ट था लेकिन इक्विटेबल के लिए नहीं। ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन या टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म इसमें लेके आए थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। यानी कि इनमें से ग्रीन रिवोल्यूशन का कौन सा एडवांटेज नहीं है। इंडिया हैज बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रोन। ये तो फूड ग्रेन में हम लोग एडवांसमेंट हो चुके, ये हमारा एडवांटेज था क्योंकि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गए थे। तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। दूसरा था, इंडिया हैज बिल्ड सफिशिएंट बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन। ये भी सही है, ये भी एक एडवांटेज है क्योंकि इंडिया फूड ग्रेन का बफर स्टॉक किया था पीडीएस के थ्रू और उसको डिस्ट्रीब्यूट करता था। इंक्रीज मार्केटेड सरप्लस, ये भी एडवांस था, ये भी एक एडवांटेज है। क्यों, क्योंकि इंडिया क्या किया, इंडिया में मार्केटेड सरप्लस होने लगा। यानी जब प्रोडक्शन कंजप्शन से ज़्यादा हो जाए, कंजप्शन के अलावा जितना भी हम लोग का प्रोडक्शन बच जाता है उसको मार्केट में हम लोग सेल कर देते हैं, जो कि मार्केटेड सरप्लस होता है। तो ये तीनों हमारा क्या था, एडवांटेज था या पॉजिटिव इंपैक्ट था ग्रीन रिवोल्यूशन का। बट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन ये एडवांटेज नहीं था। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन, प्राइस ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज कैसे होगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू तो प्राइस बढ़ेगा नहीं, जबकि बल्कि प्राइस घटेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड सीलिंग स्टेटमेंट 1 है, लैंड सीलिंग वाज प्रमोटेड टू एनहेंस इक्विटी इन द लैंड ओनरशिप। सही है, हम लोग पढ़े थे कि लैंड सीलिंग का मतलब क्या था, लैंड सीलिंग क्यों लाया था, प्रमोट करने के लिए। किसको, तो इक्विटी इन लैंड ओनरशिप में, जिसके कारण मैक्सिमम हम लोग फिक्स कर दिए थे और जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उससे लेके जिसके पास ज़मीन नहीं था उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिससे इक्विटी को प्रमोट किया जा सके। दूसरा स्टेटमेंट है, जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू लीड टू इंक्रीज इन द इनकम ऑफ ए स्मॉल लैंड होल्डर। नहीं सर, ये गलत है। क्यों, क्योंकि जमींदारी सिस्टम क्या किया था, जमींदारी सिस्टम स्मॉल लैंड होल्डर या स्मॉल फार्मर को एक्सप्लॉइट करता था, ना कि उसका इनकम को इंक्रीज करता था। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का असर्शन और रीजन से था। असर्शन हमारा ये बोल रहा है, द लैंड रिफॉर्म इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट इंटेंडेड टू सपोर्ट द टिलर्स ऑफ द सॉइल। बिल्कुल सही है, टिलर्स ऑफ द सॉइल का मतलब होता है फार्मर। यानी लैंड रिफॉर्म गवर्नमेंट ने इसलिए लाया था ताकि टिलर ऑफ द सॉइल या फार्मर को सपोर्ट करने के लिए। उसका रीजन ये था कि द इंटरमीडियरी या जिसको हम लोग जमींदार बोलते थे, हैड बीन एक्सप्लॉइटिंग द एक्चुअल कल्टीवेटर ऑफ द सॉइल। यानी कि जमींदार ही सबसे ज्यादा क्या करता था, फार्मर को या टिलर ऑफ द सॉइल को एक्सप्लॉइट करता था, और जिसके कारण गवर्नमेंट ने क्या किया था, लैंड रिफॉर्म लेके आया था। यानी रीजन हमारा असर्शन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, बोथ द असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए ये मॉर्निंग बैच का था, इवनिंग बैच हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हम लोग का था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्लानिंग इन इंडिया। यानी इनमें से इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी हैज बीन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, सही है।
द ड्यूरेशन ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान वाज 12 to 17, ये भी सही है। सबसे लास्ट और 12th 5 ईयर प्लान हमारा कब से कब तक था? 12 से लेके 17 तक। प्लानिंग इन इंडिया स्टार्टेड विद द हैवी रिलायंस ऑन द पब्लिक सेक्टर, ये भी सही है। जब हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़े थे 1950 to 1990, उसमें हैवी रिलायंस किसका था? पब्लिक सेक्टर का था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द दीज स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी सभी इसमें से सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग रिफर्स टू, यानी कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ स्कैटर्ड लैंड इनटू अ यूनिफाइड होल्डिंग, टेक ओवर ऑफ स्मॉल होल्डिंग बाय द गवर्नमेंट, या प्रोविजन ऑफ इनपुट ऑफ हायर आउटपुट, या ऑल ऑफ दीज। तो हम लोग को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? कन्वर्जन ऑफ स्कैटर्ड लैंड इनटू अ यूनिफाइड होल्डिंग, क्योंकि हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस में कि एग्रीकल्चर का हमारा एक फीचर था। फीचर क्या था? स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। और स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग का मतलब होता है कि एक तो हमारा जमीन का साइज छोटा था, दूसरा हेयर एंड देयर था, जिसको इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, क्योंकि इससे क्या होता था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता था और प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी घट जाता था। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म में क्या लेके आया था? कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, जिसमें किसान को क्या किया गया था? जो भी जमीन था उसको कन्वर्जन कर दिया गया था, जो किसको? स्कैटर लैंड को, जो लैंड बिखरा हुआ था उसको क्या किया था? यूनिफाइड किया था। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक आइडिया ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी वाज टू, यानी हम लोग पढ़े थे आईपीआर 1956 में जो लाइसेंसिंग सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके पीछे मेन आइडिया क्या था? इंश्योर इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट, या प्रमोट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, या इनकरेज इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री, या नन ऑफ दीज। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इनकरेज इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री। हम लोग पढ़े थे लाइसेंसिंग सिस्टम इसलिए लाया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को बैकवर्ड एरिया में सेटअप किया जा सके, और वहाँ पे अगर इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए लाइसेंस अप्लाई करता था तो उसको इजीली मिल जाता था। तो यही मेन इसका मकसद था। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट से है, इक्विटी इंप्लाइज दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू सोशल जस्टिस। सही बात है, इक्विटी का मतलब ही होता है कि अगर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो सोशल जस्टिस हो सके। सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय, सभी लोगों का उसमें जस्टिस हो सके। गरीब और पुअर, गरीब और अमीर यानी रिच और पुअर, दोनों को क्या मिल सके? दोनों को उसका बेनिफिट मिल सके, इसी को इक्विटी बोलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वुड मीन दैट एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी गेट्स द सेम शेयर इन द कंट्रीज नेशनल इनकम। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है? इक्विटेबल, और इक्विटेबल क्या बना है? एबल से बना है। अगर किसी के पास एबिलिटी है, किसी के पास स्किल है, तो डेफिनेट सी बात है उसको सेम शेयर नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा सा ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इक्विटेबल नहीं होता है, ये क्या होता है? इक्विटी होता है। तो इक्विटेबल, ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही होगा। गलत होगा। क्यों? क्योंकि इक्विटेबल में नहीं होता है। इक्विटेबल मतलब सेम शेयर नहीं। अगर किसी के पास एबिलिटी है, कोई डॉक्टर बना है, कोई टीचर बना है, कोई अगर टीचर बना है, डॉक्टर इंजीनियर बना है, तो डेफिनेट सी बात है उसके पास कुछ एबिलिटी है, कुछ स्किल है, तो उसको कुछ ज़्यादा मिलना चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन से था, सब्सिडी इज इंपॉर्टेंट फॉर इनेबलिंग एडॉप्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। सही बात है, हमारा असर्शन सही है, क्योंकि सब्सिडी इसलिए दिया जाता है ताकि एक एडॉप्शन हो सके, किसका? न्यू टेक्नोलॉजी का, ठीक है, जो कि सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाता है। चलिए उसका रीजन ये है कि सब्सिडी लीड्स टू वेस्टफुल कंजप्शन ऑफ रिसोर्स। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन है। ये इसका पॉजिटिव इंपैक्ट है कि सब्सिडी अगर नहीं मिलेगा तो लोग या जो भी छोटा मोटा फार्मर है वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन सब्सिडी से क्या होता है? सब्सिडी एक वेस्टफुल कंजप्शन भी होता है कि फ्री में अगर मिल रहा है तो कुछ हम ज़्यादा ही खर्च कर देंगे। यानी स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या हो जाएगा? बोथ द असर्शन ए एंड रीजन आर इज ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए यही हमारा था मॉर्निंग और इवनिंग बैच सफलता टेस्ट डे 6 में। इसको आप लोग मिला लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सफलता टेस्ट डे 7 में। तब तक बाय, थैंक यू।